जो हमने विलियन जो चैप्टर किया था, उस विलियन चैप्टर के अंदर अपने अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात की थी। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या थे, जिसमें हमने कहा था कि विलियन के ऐसे गुण जो विलेय के मोल अंश पर निर्भर करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि जो विलेय के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, ऐसे अणुसंख्यक गुणधर्मों को अपने अणुसंख्यक गुणधर्मों की कैटेगरी में रखा था, जिसमें अपने पास 4 अणुसंख्यक गुणधर्म अपने पढ़े थे। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमने किया क्वथनांक उन्नयन। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म था हिमांक अवनमन। और चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म था प्रासरण दाब। इन अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपने विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की थी। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों का जो प्रयोग है, अणुसंख्यक गुणधर्मों का जो प्रयोग हमारे पास क्या आता है, तो इससे अपने क्या कर सकते हैं कि विलेय के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। प्रेक्षित द्वारा अपने मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के सभी अपने अणुसंख्यक गुणधर्मों से अपने उनके सूत्र ज्ञात किए थे और उनकी सहायता से विलेय के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान की अपने गणना की थी। ठीक है, फिर अपने पास जो आगे आता है कि जो ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे वो किन पर लागू होते हैं, तो अपने कहा कि ये जो नियम थे किस पर लगे हुए थे, आदर्श विलयन पर। और आदर्श विलयन हमेशा कैसा होता है, दूसरी बात अपने की कि आदर्श विलयन हमारे पास तनु होगा। ठीक है, तो अपने कहा कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास प्राप्त हुए थे वो आदर्श विलयनों के लिए प्राप्त हुए थे। और आदर्श विलयन जो हमारे पास किस प्रकृति का था, तनु प्रकृति का हमारे पास विलयन था। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला जो इसमें जो टॉपिक आता है वो ये टॉपिक ये है कि अगर अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास सामान्य प्रकृति के नहीं प्राप्त हो तो उनको क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कैसा है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है कि अपने कहा कि यदि विलयन आदर्श प्रकृति का नहीं है या विलयन तनु प्रकृति का नहीं है, तो जो हमको विलेय के जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाएगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। हमको पता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे, विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात में पाए जाते हैं। अगर हमारे पास जो विलेय है वो विलेय, अभी तक आपने देखिए सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों में एक शब्द लिखा था, आपने कहा था कि जो विलेय है उसकी प्रकृति अपने बताई थी कि विलेय कैसा होना चाहिए। विलेय अपने बताया था कि वैद्युत अनअपघट्य प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है, तो असामान्य का मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य का हमारे पास अर्थ आ जाएगा कि जो विलेय है वो विलेय वैद्युत अनअपघट्य प्रवृत्ति का नहीं होगा। अर्थात कैसा हो जाएगा, जो विलेय पदार्थ है वो विलेय पदार्थ अपघट्य प्रवृत्ति का हो जाए। ठीक है, तो असामान्य गुणधर्म कब प्राप्त होंगे कि जो विलेय कैसे हो जाए, अपघट्य प्रवृत्ति का हो जाए। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या प्राप्त होंगे अपने को, असामान्य प्राप्त होंगे। अपघट्य का मतलब क्या है कि जो विलेय है वो विलयन में क्या हो जाए, या तो सगुणित हो जाए या क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, जिसको अपने आयनन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म जो प्राप्त होंगे या उनसे जो आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, असामान्य प्रवृत्ति का प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने संक्षेप में ये कह सकते हैं कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि जब विलयन के अंदर विलेय किस प्रवृत्ति का हो, वैद्युत अपघट्य प्रवृत्ति का होगा, तो विलयन में विलेय के कणों का क्या हो जाएगा, सहगुणन या क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, जिससे हमको जो आणविक द्रव्यमान जो प्राप्त होगा वो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान असामान्य प्रवृत्ति का प्राप्त होगा और इसे हम क्या कहेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। जैसे अपने अभी चल रहे थे तो इसमें अपने समझते हैं कि जैसे विलेय के कणों का अगर सहगुणन होता है तो विलेय के कणों के सहगुणन को अपने किस प्रकार से समझेंगे। सहगुणन की प्रक्रिया का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो विलेय के कण हैं वो विलायक के अंदर, ठीक है, सहगुणित हो जाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक कण जुड़कर एक सहगुणित अणु का निर्माण कर लेते हैं।
सैगुणन का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि विलय जो है वो विलायक में, ठीक है, विलय क्या करेगा, विलायक में विलय के दो या दो से अधिक कण जुड़कर क्या बना लेंगे, एक सैगुणित अणु का निर्माण कर लेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सैगुणन कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझा कि यहाँ पर ए अल्फाबेट के अपने पास कितने कण है, एक, और उनकी संख्या कितनी लेगी, n। तो अपने कहा एक या एक से अधिक कण, तो अपने कितने कण हुए, n कण सैगुणित होकर एक सैगुणित अणु का हमारे पास क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब इस सैगुणित अणु बढ़ने के कारण से क्या होगा कि जो विलयन है उस विलयन में हमारे पास कणों की संख्या में तो क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। पहले कण कितने थे, तो अपने पास n थे, लेकिन ये अब n कण क्या हो गए, सैगुणित होकर क्या हो गए, जुड़ गए, तो हमारे पास कणों की संख्या में तो क्या आ गई, कमी, लेकिन उनके जो हमारा द्रव्यमान है, वो जो कणों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो द्रव्यमान हमारे पास बढ़ जाएगा, आणविक द्रव्यमान हमारे पास बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि कणों की जो संख्या है वो कणों की संख्या तो क्या हो जाएगी, कम, लेकिन हमारे पास जो आणविक द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझें कि हमने क्या लिया कि एक बेंजीन विलायक लिया, इस बेंजीन विलायक में अपने एसिडिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ठीक है, कि जब अपने बेंजीन विलायक में एसिडिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को जब घोलते हैं तो एसिडिक अम्ल या जो बेंजोइक अम्ल है बेंजीन विलायक में कैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, द्वितीय संरचना, या जिसको बोला जाता है डायमर संरचना का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये जो संरचना बनती है वो संरचना किसके कारण से बनती है, तो इस संरचना के निर्माण का जो कारण रहता है वो रहता है हाइड्रोजन बंध। इन हाइड्रोजन बंधों के कारण से जो हमारे पास बेंजीन विलायक में एसिडिक अम्ल या जो हमारे पास बेंजोइक अम्ल है वो द्वितीय संरचना का निर्माण कर लेता है। इस संरचना का जो हमने कारण बताया वो हमारे पास कारण बनता है कि ये क्या करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर बताया था कि कण जो है दो या दो से अधिक कण विलायक में विलय के कारण सैगुणित हो जाते हैं। तो इसमें हमने उदाहरण लिया था एसिडिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल का। तो हमने कहा था बेंजीन जैसे विलायकों के अंदर एसिडिक अम्ल, तो एसिडिक अम्ल के दो कण आपस में सैगुणित होकर एक सैगुणित अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से बेंजोइक अम्ल के जो दो कण हैं बेंजीन जैसे विलायकों में सैगुणित होकर एक सैगुणित अणु का निर्माण कर लेते हैं। इस जो सैगुणन का जो कारण बताया था वो कारण हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बंध। तो जैसे अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर एसिडिक अम्ल के जो दो अणु हैं, एक अणु ये है और दूसरा एसिडिक अम्ल का ये जो अणु है वो आपस में किससे जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ रहे हैं। और हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर वो किसका निर्माण कर रहे हैं, द्वितीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से अपने यहाँ पर बेंजोइक अम्ल की भी बात कर सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल में भी इस प्रकार की द्वितीय संरचना का निर्माण हो सकता है। जो ये द्वितीय संरचना बनने का जो कारण रहता है वो हमारे पास कारण क्या रहा, हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध बनने के कारण से ये द्वितीय संरचना के अंदर एक सैगुणित अणु का निर्माण कर दिया। अब हमने कहा था सैगुणन से प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अपने प्रभाव देखा जाए तो एसिडिक अम्ल का अगर अपने आणविक द्रव्यमान देखा जाए तो एसिडिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो पहले इसके कणों की संख्या क्या थी, n थी। तो हमने कहा कि जब इसको बेंजीन जैसे विलायकों में घोला जाएगा तो इसके कणों की संख्या में क्या होगी, कमी। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ पर कितने कण लिए गए, 2, तो एक कण का द्रव्यमान कितना है, 60 है, ठीक है। अब ये दो कण मिलकर एक सैगुणित अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो अपने इसकी काउंटिंग तो कितनी करेंगे, एक ही सैगुणित अणु बना ना हमारे पास, कि पहले तो ये दोनों कण क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन अब जुड़ गए तो हम तो कहेंगे क्या, ये हमारे पास है क्या, एक सैगुणित अणु ही है। तो ये पहले 2 थे और एक अणु का जो द्रव्यमान था, एक कण का जो द्रव्यमान था वो कितना था हमारे पास, 60 था, ठीक है। तो इस तरह से इस कण का द्रव्यमान भी कितना था, 60 हो गया। अब ये दोनों कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं। तो हुआ तो ये भी एक कण, ये 2 कण थे और अब ये क्या बढ़ गए, एक कण बढ़ गया। तो इस एक कण का जो द्रव्यमान था 60 + 60 कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 120 प्राप्त हुआ। तो बेंजीन इस एसिडिक अम्ल का जो सैगुणित अणु है, इस सैगुणित अणु का जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ हमको 120 प्राप्त हो गया,
ठीक है, एटॉमिक मास अपने यूनिट अपने को प्राप्त हुआ। तो अपने यहाँ पर शुरुआत में ये कहा गया था कि सहगुणन से क्या होता है, तो सहगुणन की प्रक्रिया के द्वारा कणों की संख्या में तो कमी आ जाती है, लेकिन जो आणविक द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा जो इसमें है विलेय के कणों का वियोजन। तो पहले हमने जैसे सहगुणन में कहा था कि उदाहरण दिया था बेंजीन जैसे विलायक लिया था। बेंजीन जैसा विलायक क्या होता है, हमारे पास अध्रुवीय विलायक है। तो अब अपने कहते हैं कि यदि अपने पास विलायक किस प्रवृत्ति का है, तो अपने कहा यहाँ पर कि विलायक यदि हमारे पास ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है और विलेय कैसा है, तो विलेय की प्रकृति अपने बात की कि विलेय हमारे पास है वैद्युत अपघट्य प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो क्या होगा, उनके कणों का क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। जैसे अपने उदाहरण ले सकते हैं कि यदि जल जैसे ध्रुवीय विलायक में NaCl जैसे वैद्युत अपघटय को मिलाया जाए तो NaCl का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। इस NaCl के आयनन से क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका जो द्रव्यमान है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पहले ये एक अणु था तो इसका द्रव्यमान Na+Cl के योग के बराबर था। अब ये Na अलग हो गया और Cl क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, पहले की तुलना में घट जाता है। तो जबकि आपने ये बताया था सहगुणन की प्रक्रिया में तो आणविक द्रव्यमान में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, और वियोजन में जो आणविक द्रव्यमान है, प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, वो पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान जब घटेगा तो संख्या और दूसरी आयनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले कण एक था और अब कण कितने हो गए, दो। तो आपने कहा कि कणों की संख्या में क्या हो गई, कणों की संख्या में पहले की तुलना में वृद्धि हो गई। और जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ने से जो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अपने पास पहले सहगुणन पर जो एसिटिक अम्ल पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन जैसे विलायकों में घोला जाता है। तो हमारे पास उसका आंसर क्या था कि वह एक द्वितीय संरचना का निर्माण कर लेता है। या उसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो आणविक द्रव्यमान उसका सहगुणन से क्या प्राप्त हुआ, 2 गुना प्राप्त हुआ। और यहाँ पर वियोजन में क्या होता है, आणविक द्रव्यमान पहले की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारे पास कि असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे प्राप्त होंगे। ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर करें कि विलेय किस प्रकृति का था हमारे पास, उसके आधार पर अपने इसको अलग अलग भाषाओं में बांट दिया गया। अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है वांट ऑफ गुणक। वांट ऑफ गुणक को अपने किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये है क्या, वांट ऑफ गुणक क्या चीज होती है, ये है विलयन में क्या होता है, विलेय की प्रकृति बताता है। वांट ऑफ गुणक क्या चीज होता है, यह विलयन में विलेय की प्रकृति को स्पष्ट करता है कि विलेय की प्रकृति कैसी है। जैसे कि विलेय जो है वो वैद्युत अपघट्य प्रवृत्ति का है या विलेय अनअपघट्य प्रवृत्ति का है, इस चीज को वो स्पष्ट कर सकता है। या आपने कह सकते हैं कि जो वांट ऑफ गुणांक है वो क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों का जो अनुपात होता है उसे अपने वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। फिर हमको पता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात में आते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का जो अनुपात है उसे भी क्या कहा जाता है, वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। क्लियर हो गया, वांट ऑफ गुणक क्या चीज होती है। वांट ऑफ गुणक विलयन में विलेय की प्रकृति को बताता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि वह अपघट्य प्रवृत्ति का है या अनअपघट्य प्रवृत्ति का है। इसी साथ में वो उसके जो अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित व सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के अनुपात को स्पष्ट करता है। और जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि सामान्य आणविक द्रव्यमान प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का अनुपात
अब सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि यदि I का मान हमारे पास 1 है, I का मान 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो विलेय है वो विलेय में कैसा है, सामान्य प्रवृत्ति का है, मतलब न तो उसका अपघट्य हो रहा है और न ही वो सहगुणित हो रहा है। यदि I ग्रेटर देन 1 है तो इस परिस्थिति में क्या होगा, विलेय विलयन में अपघटित हो जाएगा, और I यदि लेस देन 1 है तो विलेय विलयन में सहगुणित हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तक अपने जो सूत्र लेकर चले थे अणुसंख्या गुणधर्मों के, उन्हीं सूत्रों को अगर देखा जाए, अभी तक उन सूत्रों में सभी जगह I का मान कितना लेकर चल रहे थे, 1 लेकर चल रहे थे। अब हमारे पास I का मान 1 नहीं रहेगा क्योंकि अपने असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म निकाल रहे हैं, अर्थात जो विलेय है वो अगदी सहगुणन या उसका जो वियोजन हो रहा है, तो यहाँ पर I के मान का अपने को गुणा करना पड़ेगा। अभी सभी सूत्रों में अभी अपने I का मान कितना लेकर चल रहे थे, 1 लेकर चल रहे थे। तो अब इन सूत्रों में वाटा गुणक को ज्ञात करने के बाद में इन सूत्रों में I के मान का भी योगदान आ जाएगा। ठीक है, पहले अपने आदर्श विलयन के लिए बात कर रहे थे और आदर्श विलयन में परिस्थिति ये बन रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सहगुणन या वियोजन हो रहा है, तो परिस्थितियां ये बनेगी, और इन परिस्थितियों में I का मान 1 से बड़ा है या जो कम है, कितना आ रहा है, उसको भी अपने ज्ञात करके इन सूत्रों में उसका प्रयोग किया जाएगा। अब आगे हमने इसमें जो टॉपिक है हमारे पास अल्फा और I के में संबंध देखना है। अल्फा हम क्या ले रहे हैं, सहगुणन की जो मात्रा ले रहे हैं, और I क्या है हमारे पास, वाटा गुणक। इनमें संबंध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि माना वैद्युत अपघट्य A जो है इसके n अणु सहगुणित होकर क्या बनाएंगे, A n अणु का निर्माण करेंगे, तो हमारे पास इसको इस रूप में अपने प्रदर्शित किया जा सकता है। और अपने पास यदि सहगुणन की जो मात्रा है हमारे पास कितनी हो, अल्फा हो, और अब वैद्युत अपघट्य कौन है, A विलेय के 1 मोल से प्रारंभ करें। जो ये प्रक्रिया है सहगुणन की, वो हम किससे प्रारंभ करेंगे, यहाँ पर A की जो मात्रा हमने वैसे तो n लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर शुरुआत अपने किससे करते हैं, 1 मोल से अगर प्रारंभ करते हैं, तो 1 मोल से जब प्रारंभ करेंगे तो कुल अणु कितने हमारे पास n, और सहगुणन कितना हो रहा है, अल्फा कणों का सहगुणन हो रहा है, तो सहगुणन के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन n आ जाएगी। और इनमें से असहगुणित कण कितने हैं, हमने कहा एक कण में से अल्फा कण क्या होते हैं, सहगुणित होते हैं, तो बच्चे ने कितने, एक में से अल्फा को अगर माइनस कर दिया जाए तो असहगुणित कणों की संख्या हमारे पास आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सहगुणन के बाद अब इतने अणुओं का एक में से अल्फा कण अगर निकाल दिए जाए तो वो तो हमारे पास है असहगुणित कणों की, सहगुणन कितने का हुआ, अल्फा अपॉन n का, तो दोनों का यदि योग कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सहगुणन के बाद कणों की संख्या आ जाएगी। अर्थात सहगुणन के बाद का मतलब क्या है, कितने कण सहगुणित हो गए और कितने कण सहगुणन से शेष बच गए। हमारे पास जो I का जो मान निकालने का, जो वाटा गुणक को जो मान निकालने का सूत्र क्या होता है, सहगुणन के बाद मोलों की संख्या और अपघट्य के मोलों की संख्या। सहगुणन के बाद मोलों की संख्या कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और अपघट्य की कुल संख्या अपने कितनी लेकर चले थे, अपने माना था हमने कि इसके जो कण है वो कितने लिए थे, हमने 1 मोल लेकर चल रहे थे, तो ये कितनी होगी 1। तो इसको अगर यदि हल किया जाए तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारे पास संबंध ज्ञात हो गया, अल्फा जो सहगुणन की जो मात्रा है और I वाटाप गुणक के अंदर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है वियोजन के लिए अल्फा तथा I में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वियोजन के लिए अल्फा तथा I में संबंध। तो जब हम वियोजन के लिए अल्फा और I में संबंध ज्ञात करते हैं तो आपने कहा कि माना कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो उतनी है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य वियोजन के बाद विलयन में n आयन देता है। ठीक है, भी जो एक कण है अगर उसको वियोजित करें तो कितने कणों में वियोजित हो जाता है, n कणों में वियोजित हो जाता है। जैसे NaCl है तो NaCl का एक कण 2 कणों में वियोजित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपने उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर NaCl का जो वियोजन हुआ किसमें हुआ, NaCl का कितने कणों में वियोजन होता है, 2 में। इसी तरह से अगर अपने बात करें MgCl2 की बात करें तो Mg में 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, तो कितने कण बने हमारे पास, 3 कण बन गए। इस तरह से AlCl3 की बात करें तो AlCl3 में 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन, तो कितने कण प्राप्त हुए हमने को, 4 कण प्राप्त हो गए। समझ में आई बात आपको। और उदाहरण लेकर अगर अपने चलते हैं, जैसे अपने पास उदाहरण आता है
एल्यूमिनियम सल्फेट का उदाहरण लें तो कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है और 3 किसके कण है? सल्फेट के कण है। तो कुल कण कितने प्राप्त हुए हमको? 5 प्राप्त हुए। तो इसका 1 मोल वियोजन के बाद हम कितने दे रहे हैं? n का मान कितना रहा है यहाँ पर? 5 मान प्राप्त हो रहा है अपने को। इसी तरह से और सूत्र ले सकते हैं, और उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे पास हमारे पास उदाहरण आ जाता है K4 FeCN6 का उदाहरण आ जाता है। तो ये अपने संकुल यौगिक में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया संकुल। तो संकुल को तो एक अणु माना जाता है। तो एक तो ये हो गया और 4 पोटेशियम के हो गए। तो कुल कण कितने प्राप्त हुए अपने को? 5 प्राप्त हुए। ठीक है। तो वियोजन से पहले इसका मोल कितना लेकर चल रहे हैं? 1, और वियोजन के बाद वो अपने को कितने प्राप्त होते हैं? n। तो n का मान कितना प्राप्त हो रहा है अपने को? 5 प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग वैद्युत अपघटनों में जो n का मान प्राप्त हो रहा है उनको अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो अपने कहें कि 1 मोल से प्रारंभ करें तो वियोजन की मात्रा कितनी होगी? अल्फा होगी। एक कण में से कितने कण वियोजित हो रहे हैं? अल्फा कण वियोजित हो रहे हैं। तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n कुल आयन थे और वियोजन की मात्रा कितनी होगी? n। तो n अल्फा। अवियोजित कणों की संख्या, तो एक में से अल्फा कणों को अगर माइनस कर दिया जाए, अल्फा क्या है? वियोजित कणों की संख्या, तो वह अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? जो वियोजित नहीं हुए उन कणों की संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने कहते हैं 100% तो वियोजन होता ही नहीं किसी का। तो कितना वियोजन हो रहा है वो अपने निकाल दिया। तो जो बची हुई मात्रा है वो हमारे, जैसे अपने कहते हैं कि एक कण में से अगर 70% कणों का वियोजन हो जाता है तो अवियोजित कण कितने हो गए? 30% कण हमारे पास अवियोजित हो गए। तो वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अवियोजित कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा और वियोजित कणों की संख्या n अल्फा, दोनों का योग कर दिया जाए तो हमारे पास वांट-हाफ गुणक का जो ज्ञात करने का जो सूत्र हमारे पास क्या है? तो इसका सूत्र देखें, वियोजन के बाद वैद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या और इसको डिवाइड कर दिया जाए वियोजन के बिना वैद्युत अपघट्यों के मोलों की संख्या। तो जब वियोजन नहीं होता तो वैद्युत अपघट्यों के मोलों की संख्या कितनी लेकर चल रहे हैं? अपने 1 लेकर चल रहे हैं। और वियोजन के बाद जो मान है हमारे पास ये रहा। इन दोनों का अनुपात, इसको हल कर लिया तो हल करके अपने अल्फा का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हमने अल्फा का मान ज्ञात कर लिया। इसी के साथ हमारा जो विलियन जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे।